नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सैंक्रिक और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हम जानेंगे कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होती है, खाना लेने के बाद हमारी बॉडी फूड में से एनर्जी कैसे लेती है। तो हम सबने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद बना पाते हैं, पर एनिमल्स और ह्यूमंस अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो कुछ एनिमल्स जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स को ही खाते हैं, जैसे डियर और रैबिट। कुछ एनिमल्स होते हैं जो उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे लायन डियर को खाता है और डियर आगे प्लांट को खाता है। तो इस वजह से लायन भी इनडायरेक्टली प्लांट पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है। और जैसे बियर और डॉग होते हैं वो एनिमल्स को भी खा सकते हैं और प्लांट्स को भी। तो इस वजह से हम उन्हें कहते हैं ओमनिवोर्स। तो हम सबको फूड चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए, क्योंकि फूड हमें न्यूट्रिएंट्स देता है, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और फैट्स। तो हमारी बॉडी उससे खाना लेती कैसे है, एनर्जी कैसे बनती है, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। वो कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो स्नेल जो होता है वो इंसेक्ट्स को खाता है स्क्रैपिंग से। स्क्रैपिंग में वो जॉज से पहले फूड को निकालते हैं और उसके बाद उसे खाते हैं। एंड ग्रेन्स को स्क्रैप करती है और फिर उसे च्यू करती है, ग्रेन्स खाती है। एंड ईगल फिश को खाती है, रैट को खाती है, वो पहले उसे कैप्चर करती है और फिर उसे स्वेलो करके खा जाती है। हमिंग बर्ड नेक्टर लेता है सक करके। लाइस और मस्कीटोस ब्लड भी सक करते हैं, खून चूसते हैं वो। बटरफ्लाई नेक्टर लेती है साइफनिंग के प्रोसेस से, जिसमें वो आपने देखा होगा वो फूलों से नेक्टर ले रही होती है, उस प्रोसेस को साइफनिंग कहते हैं। और हाउस फ्लाई आपने देखा होगा कई बार लिक्विड फूड खाती है जो फ्रेश नहीं होता है, पुराना हो जाता है, तो वो स्पॉन्जिंग से खाती है। इसमें क्या होता है, पहले हाउस फ्लाई अपने खाने पर सलाइवा सीक्रेट करती है और उसके बाद वो खाना जब डिसॉल्व हो जाता है उसे उसके बाद खाती है, उस अंदर लेती है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं, ये एक फूड वेब है, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि सब कुछ प्लांट्स पर न्यूट्रिशन के लिए सारे एनिमल्स डिपेंडेंट है। ग्रास हॉपर इसमें ग्रास खा रहा है जो प्लांट है। उसके बाद लिजर्ड और फ्रॉग इस ग्रास हॉपर को खा रही है और लिजर्ड और फ्रॉग को आगे स्नेक खा रहा है। स्नेक माउस को भी खा रहा है और ईगल स्नेक को आगे खा रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि लास्ट में ईगल भी प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ग्रास हॉपर ही कम हो जाएंगे, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ग्रास हॉपर कम हो जाएंगे, फिर लिजर्ड, फ्रॉग, स्नेक्स, माउस सब कम हो जाएंगे। तो इस वजह से ईगल को भी खाना नहीं मिलेगा और वो भी कम हो जाएगा। तो सारी चीजें न्यूट्रिशन के लिए लिंक है और हर फूड चेन, एक फूड वेब में कई फूड चेन्स होती है और हर फूड चेन एक प्लांट से शुरू होती है, जो जिसे हमें प्रोड्यूसर कहते हैं। अब सबसे काफी अमेजिंग स्टारफिश का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। वो हार्ड शेल्स खाती है, तो पहले शेल को खोलती है और उसके बाद अपना स्टमक पॉप आउट करके अपने माउथ के थ्रू उसे सॉफ्ट करके खाती है। जब उसने माउथ खा लिया फिर स्टमक अपने आप अंदर जाता है और फूड स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेशन होती है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जब हम, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है काफी, हमारी बॉडी से डायरेक्टली उससे एनर्जी नहीं ले सकती, तो हम पहले उसे तोड़ते हैं और उसके बाद उससे एनर्जी हमें मिलती है। तो वो प्रोसेस अब हम देखते हैं कैसे होता है। तो हम सबसे पहले माउथ से खाना लेके डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं उसे एनर्जी बनाने के लिए। तो ये पूरा एक कैनाल है जिसके थ्रू फूड जाता है हमारे माउथ से और एनस में एंड होता है। तो ये जो कैनाल है ये
कंपार्टमेंट्स में है जो आपको इस इमेज में भी दिख रहा है। तो सबसे पहले बकल कैविटी और स्लाइवरी ग्लैंड्स ये हमारे माउथ में होते हैं। यहाँ से फिर फूड ईसोफेगस में जाके स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड एनस से निकलता है। तो इन पार्ट्स को बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस को हम इकट्ठे एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही बोलते हैं, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस पाइप है। तो जो फूड होता है वो हमारी बॉडी में माउथ के थ्रू जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो जब आप फूड अपने माउथ में डालते हो उसे इंजेशन कहते हैं। तो आप च्यू करते हो फिर फूड को टीथ के साथ एंड वी ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली। हम अपने आप खुद टीथ से च्यू करके उसे ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस। तो हर टूथ जो होता है, टीथ प्लूरल है और टूथ सिंगुलर, तो हर टूथ एक सेपरेट सॉकेट में रूटेड होता है जो हमारी गम्स में होती है। तो हम सारे टीथ डिफरेंट डिफरेंट कलर के, डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से इनके डिफरेंट नाम होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस। तो ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो स्लाइवा सेक्रेट करते हैं और यहाँ से हमारी डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है जब स्लाइवा स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। तो सबसे पहले हम टंग की बात करते हैं। टंग मसल से बनी होती है और वो अटैच्ड होती है हमारी बकल कैविटी उसके फ्लोर पर। तो वो आगे फ्री होती है रोटेट करने के लिए और हर जगह मूव कर सकते हैं। हम उसे डाइजेशन के इस इंजेक्शन में और हम अपनी टॉकिंग के लिए भी टंग को यूज करते हैं। तो ये स्लाइवा को फूड के साथ च्यूइंग के ड्यूरिंग मिक्स करती है और ये स्वेलो करने में फूड को हेल्प करती है। तो हमारी टंग में कई टेस्ट बड्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट डिटेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ स्वीट होता है सबसे आगे, फिर सॉल्टी, ये राइट और लेफ्ट दोनों जगह, फिर उसके पीछे सॉर और लास्ट में बिटर। तो ये डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को, जिससे आपको पता चलता है कि आप क्या खा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला सेट ऑफ टीथ ग्रो करता है जब बचपन में, और वो मिल्क टीथ होते हैं। तो वो 6 से 8 के एज के बीच में गिर जाते हैं। उसके बाद नए टीथ जब आते हैं, दी सेकंड सेट, उसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ और इनमें 32 टीथ आते हैं। फर्स्ट सेट में कम होते हैं, सेकंड सेट में परमानेंट टीथ में 32 होते हैं, फर्स्ट मिल्क टीथ में इतने टीथ नहीं होते हैं। तो अगर हम एडल्ट जॉ की बात करें, तो ये जहाँ टीथ होते हैं उसे हम जॉ कहते हैं। तो 4 इंसाइजर्स होते हैं नीचे के जॉ में और ऊपर के जॉ में, तो टोटल 8 इंसाइजर्स। ये सबसे आगे वाले टीथ होते हैं 4 जो च्यूइंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद ऊपर और नीचे वाले जॉज में 2 कैनाइन्स जो टीयर करने में हेल्प करते हैं फूड को, तो टोटल 4 कैनाइन्स, 2 2। उसके बाद प्रीमोलर्स होते हैं जो 4 और 4 ऊपर 4 नीचे, और उनके पीछे होते हैं मोलर्स जो 12 होते हैं, 6 नीचे और 6 ऊपर। तो अगर आप टोटल करके देखो तो 8 इंसाइजर्स प्लस 4 कैनाइन्स प्लस 8 प्रीमोलर्स और प्लस 12 मोलर्स, तो टोटल 32 टीथ होते हैं। तो आप इनकी शेप भी यहाँ पर देख सकते हैं, कैनाइन्स, ये मोलर्स, ये इंसाइजर्स और ये प्रीमोलर्स। तो ये कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करते हैं। इंसाइजर्स ये 4 4 8, जो piercing और tearing टीथ कैनाइन्स होते हैं वो 2 और 2, तो टोटल 4। और लास्ट के अगर हम इकट्ठे करते हैं मोलर्स और प्री मोलर्स को, क्योंकि ये दोनों च्यूइंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, तो 10 और 10, 10 एंड 10 20 हो गया। तो 8 + 4 12, 12 + 20 is 32। तो टूथ डिके क्या होता है? हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल तो नहीं होते, पर अगर हम अपने दांत
हम तो वो साफ ना करें तो कई हार्मफुल बैक्टीरिया वहाँ पर रहने लग जाते हैं। तो दीज बैक्टीरिया जो होते हैं ये शुगर्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं और एसिड्स रिलीज करते हैं। तो ये एसिड्स हमारे टीथ को डैमेज करते हैं और टूथ डिके हो जाता है, कैविटी हो जाती है कई बार। तो इससे कई बार टूथ लॉस भी हो जाता है और काफी टूथ एक होता है, सीवियर टूथ एक। तो इसके लिए हमें प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? रोज 2 बार अच्छे से ब्रश करना चाहिए या फिर दांतन जो नीम से बना होता है। फिर डेंटल फ्लॉस भी करना चाहिए, जो एक रस्सी होती है जिसे 2 टीथ के बीच में अगर आप मूव करो तो अच्छे से फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो ये दोनों काफी हेल्पफुल होते हैं। और माउथ हमेशा रिंस करना चाहिए हर खाने की मील के बाद। और डर्टी फिंगर्स या फिर कोई अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट माउथ में कभी भी नहीं डालना चाहिए। तो अगर हम ये सब करेंगे तो हम अपनी टूथ डिके को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमने बकल कैविटी तो पढ़ ली, अब फूड पाइप और ईसोफेगस के बारे में जानते हैं। तो जो फूड हम स्वेलो कर लिया, द स्वेलोड फूड, वो जाता है फूड पाइप जिसे ईसोफेगस भी कहते हैं, बकल कैविटी से। तो यहाँ पर फूड पाइप हमारी नेक से स्टमक तक जाती है चेस्ट के थ्रू और फूड पुश किया जाता है, ये पुश किया जाता है फूड। और यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होती, ये डाइजेशन के प्रोसेस का पार्ट जरूर है, बट यहाँ कोई न्यूट्रिएंट ब्रेक डाउन नहीं करता, किसी न्यूट्रिएंट का ब्रेक डाउन नहीं होता। और कई बार प्रिवेंशन के लिए कि हमारा वो खाना विंड पाइप में ना चला जाए, तो एक फ्लैप होता है जो खाना खाते हुए बंद हो जाता है। तो इस वजह से अगर वो कई बार खाना चला जाए विंड पाइप में तो हमें कॉफिंग हो जाती है, खांसने लग जाते हैं, तो तब पानी पीना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, फूड हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो साफ नहीं होता, तो तब वॉमिटिंग हो जाती है और वो खाना बाहर आ जाता है। तो अब खाना स्टमक में पहुंच गया, तो स्टमक एक थिक कोल्ड बैग होता है, जे शेप का, ऐसा जे शेप का होता है वो, और वो सबसे वाइड पार्ट होता है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे वाइड पार्ट। तो एक एंड से वो रिसीव करता है और दूसरे एंड से वो स्मॉल इंटेस्टाइन को खाना देता है। फूड पाइप से रिसीव करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन को आगे देगा। तो जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, उसे म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटेक्ट करते हैं। वो स्टमक अपने आप ही सेक्रीट करता है। म्यूकस प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, एसिड बैक्टीरिया को किल करते हैं जो फूड के साथ आ जाए, और डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को। यूजुअली सिंपलर सब्सटेंसेस में प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं अमीनो एसिड्स में, और कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होती है वो ब्रेक डाउन होती है सिंपल शुगर्स में। तो अब फूड ने खाना स्मॉल इंटेस्टाइन को दे दिया, डाइजेस्ट करते हैं, और जो ये स्टमक होता है ये वॉशिंग मशीन की तरह रोटेट करता है और फिर डाइजेस्ट करता है। तो ये सबसे लंबा पार्ट होता है, ऑलमोस्ट सबसे लंबा पार्ट होता है ये, 7.5 मीटर्स लंबा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, हम इसकी बात कर रहे हैं, और इसे जूसेस जो लिवर और पैंक्रियास सेक्रेट करते हैं वो इसे मिलते हैं। इसकी अपनी वॉल भी सेक्रेट करती है जूसेस। तो अब डाइजेस्टेड फूड जो है वो इतना डाइजेस्ट हो चुका है कि वो ब्लड वेसल्स जो इंटेस्टाइन की वॉल में है उसमें पास करता है। तो इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में। तो जो इनर लाइनिंग्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उन पर कई हजारों की संख्या में होते हैं फिंगर लाइक आउटग्रोथ, जिन्हें हम विलाई कहते हैं। एक हो गया विलस और कई सारे हो गए विली। तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि अगर वो सीधा सीधा चलता जाएगा तो सरफेस एरिया कम होगा। इसका सरफेस एरिया कम है, बट अगर आप यहाँ पर देखो तो अब सरफेस एरिया बढ़ गया, क्योंकि वो ऐसे जाएगा फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये विलस में कई छोटी छोटी और पतली ब्लड वेसल्स होती है, थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स सरफेस के पास। तो ये सरफेस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, ये एब्जॉर्ब करते हैं सरफेस इनका जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो
ब्लड वेसल्स के वाया अब वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को चले जाते हैं। तो अब वो सिंपलर सब्सटेंसेस फिर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना देते हैं। तो पहले कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाया, फिर अब सिंपल से फिर से कॉम्प्लेक्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, वाटर बन जाती है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दिस प्रोसेस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो जो फूड अनडाइजेस्टेड है वो वैसा ही रहेगा और लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो ऐसा क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल करते हैं और फिर सिंपल से फिर से कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब जो हमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सेकंड टाइम चाहिए वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से डायरेक्टली नहीं बन सकते, वो सिंपलर सब्सटेंसेस से ही कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स से सिंपल और फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स। तो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया जो वाइड है और छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो लार्ज इंटेस्टाइन इसे इसकी विड्थ की वजह से कहते हैं, वरना स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबा है। ये 1.5 मीटर्स इन लेंथ है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ा था 7.5 मीटर्स इन लेंथ है। तो इसका फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और कुछ न्यूट्रिएंट्स। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से ये वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है और बाकी जो रिमेनिंग वेस्ट है वो ये रेक्टम में भेज देता है एज सेमी सॉलिड फीसेस और फिर ये फीकल मैटर एनएस से रिमूव होता है टाइम टू टाइम, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो अब हम दो ग्लैंड्स की हमने बात करनी है, लीवर और पैंक्रियाज, जो सबसे जरूरी पार्ट्स होते हैं डाइजेशन के। तो ये लीवर ये एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में, जो हमारे ये चेस्ट और स्टमक होता है, और ये राइट साइड पर होता है, ऑन द राइट साइड। तो ये सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का और ये बाइल जूस सेक्रेट करता है। ये बाइल जूस एक सैक में स्टोर होता है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, और बाइल फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो हमने तीनों न्यूट्रिएंट्स का जान लिया। कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है वो सिंपल शुगर्स में, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में, और जो हमारे फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो अब हम पैंक्रियाज की भी बात कर लेते हैं। लीवर रेडिश ब्राउन कलर का है और ये एक लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड है जो स्टमक के नीचे ही होता है। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स तीनों पर एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और ये उन्हें सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज एक सिंपल शुगर की एग्जांपल्स है, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। तो ये जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है अभी लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस सारी कंपोनेंट्स ऑफ फूड की डाइजेशन कंप्लीट कर देता है। तो अब हमने ये ढूंढते हैं कि स्टमक की वर्किंग लोगों को कैसे पता चली। इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक इंसान था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, जिसे एक गन ने हिट कर दिया था इन 1822। तो एक बॉल जो उसकी चेस्ट की बॉल थी वह एक होल बन गया था, तो काफ़ी बुरी तरह उसे गन शॉट लगा था। तो उसे आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट के यहाँ लाया गया। तो जो डॉक्टर था वो होल को क्लोज नहीं कर पाया, उसने उसे बचा तो लिया बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपर्ली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। तो उसने देखा स्टमक कैसे चलता है, क्योंकि जब वो बैंडेज खोलता था फिर से पट्टी करने के लिए तो तब वो स्टमक को देख पाता था। तो उसने पता चला कि वो स्टमक घूमकर टर्न करता है फूड को, उसकी बॉल पर एक डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं, और उसने ये भी देखा कि जब डाइजेशन स्टमक के अंदर जो हो रही है वो जब कंप्लीट हो जाए तभी वो पाइप खुलती है जहाँ से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है, वो एंड ऑफ द स्टमक तभी खुलता है जब फूड डाइजेस्ट हो जाए सारा।
डाइजेस्ट जब होता है तभी वो एंट्रेंस खुलती है, तभी वो जा पाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एक और अब हमने लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है डायरिया। तो इसमें वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली आता है। ये इन्फेक्शन से, फूड पॉइजनिंग से या इंडाइजेशन से होता है और ये इंडिया में चिल्ड्रन में काफ़ी कॉमन है। तो ये पैटर्न भी हो सकता है, जान भी ले सकता है। तो क्योंकि जब ये डायरिया हो जाता है किसी को तो काफ़ी वाटर और सॉल्ट बॉडी से निकलते हैं। तो डायरिया को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पेशेंट डॉक्टर को कंसल्ट करे और उससे पहले ही एक ORS जो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है वो पेशेंट को देना चाहिए, जो बॉइल्ड और कोल्ड वाटर होता है। पहले बॉइल करते हैं और कूल करते हैं और इसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो इससे काफ़ी आप हाइड्रेट हो जाते हो क्योंकि काफ़ी डिहाइड्रेशन होती है इस टाइम। तो ये था हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। थैंक यू और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग